30th June 2018. 30th June 2018. Number 1. The profit before tax $150,000. $150,000. Number 2, depreciation charged for the year इसको बंद कर दीजिएगा ₹25,000. ₹25,000. Thank you so much. While tax allowed a depreciation of rupees 36,000. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए interest charge for the year जी interest charge for the year ₹9,000. Whereas tax paid is ₹12,000. Number 3, accrued interest income as at 1st July 2017 and 30th June 2018 were ₹12,000 and ₹15,000 respectively.
अच्छा जी, आज इसी के साथ लिखें इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000. सर ये प्लीज रिपीट कर दें। कहां से रिपीट कर दूं? सर यही वाली लाइन। Okay, interest received during the year was ₹9,000. ठीक हो गया? आगे लिखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूं, ये पास पेपर में भी आया था, आप नोट डाउन कीजिएगा। कंपनी इनकर्ड रिसर्च कॉस्ट ऑफ ₹30,000, 30,000, 30,000 and development cost of ₹50,000. Development was completed on 31st March 2018. Company's policy is to amortize development cost over a period of 5 years. Over a period of 5 years. Tax disallowed %20 of R&D. R&D means research and development. Tax disallowed 20% of R&D and allowed to amortize the remaining amount over a period of 4 years. Over a period of 4 years.
इसे आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, above profit includes rupees 11,000 as agricultural income which is exempt from tax. Which is exempt from tax. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा। डिविडेंड ऑफ ₹20,000 dividend of ₹20,000 was included in the above profit and shall be subject to tax at a rate of 15%. At a rate of 15%. Number 7, applicable tax rate is 30%. Applicable tax rate is 30%. रिक्वायरमेंट लिखिएगा। Calculate current tax for the year ended 30th June 2008. Okay. Now let's start it.
अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपने कैलकुलेट करना है करंट टैक्स, लेकिन करंट टैक्स से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट गिवन है या नहीं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट गिवन नहीं है क्योंकि आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इससे पहला स्टेप तो ये है कि आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। एक एक चीज लेते जाएं और इसके मुताबिक लेकर चल रहे हैं आपने। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे प्रॉफिट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब अमाउंट चूंकि मैंने क्वेश्चन जुबानी लिखवाया है, मेरे पास नहीं है, आप लोग जो जो अमाउंट आएगी मुझे बताते जाइएगा। आई थिंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150,000 है। कुछ चीजें याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रहेगी। अब हमने पढ़ा था इसमें ऐड बैक करेंगे। देखिए इसका तरीका ये होता है कि हम ऐड लिख लेते हैं और यहां पर लेस लिख लेते हैं, और इसमें जो ऐड होना है ऐड करेंगे, जो लेस होना है वो लेस करेंगे। ये मेरे पास तो चलो स्पेस है, मैं लिख लूंगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल एज अ स्टूडेंट कब जी कितने ऐड होंगे कितने लेस होंगे। तो इसका आसान तरीका फिर ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे ऐड पहले इकट्ठे कर लो, ठीक है। तो जो जो आता जाए उसको लेते जाओ, उसका सिंपल तरीका ये है। तो अब पहली एडजस्टमेंट की तरफ आइएगा। पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब इसमें अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की है उसको रिवर्स कर दोगे और टैक्स डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करोगे। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी तो कितनी बनेगी जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? कितना गिवन है? 25,000। 25,000 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने ऐड बैक किया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो लेस कर दूंगा। ये मैं इनर कॉलम में कैलकुलेट करके एक ही दफा अमाउंट यहां लाता हूं। तो टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 36,000। 36,000। अच्छा, ये तो हो गई पहली एडजस्टमेंट। अब सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ आइएगा तो यहां पर इंटरेस्ट का जिक्र है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का। जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसओसीआई को चार्ज किया है वो उसको ऐड बैक कर दो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है हमारे पास? कितना चार्ज किया है? 9,000। 9,000। और जो इंटरेस्ट पे किया है वो टैक्स अलाउ करता है, इसलिए इसको माइनस कर दो। इंटरेस्ट पेड ये कितनी अमाउंट बनेगी? 12,000। 12,000। इससे अगली एडजस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट इनकम से रिलेट करती है। तो इसमें डाटा जरा और तरीके से मैंने लिखवाया कि अक्रूड इंटरेस्ट इनकम एज एट 1 जुलाई 2017 एंड 30 जून 2018 वर सो एंड सो। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड दिस अमाउंट। ठीक है, इसमें भी आपने जो इंटरेस्ट इनकम है जो एसओसीआई को आपने क्रेडिट की है उसको रिवर्स कर दो, और इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहां से माइनस होगी। अच्छा, अब इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 1 बनाऊंगा और एक लेजर बनाएंगे जो आप पहले FAR 1 तक पढ़ चुके हो, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम। अब अक्रूड इंटरेस्ट इनकम का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। कितनी अमाउंट से? कितना बैलेंस लिखा था? लगे बंदो
जी 12,000. 12,000 ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस 15,000. 15,000। जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है वो क्वेश्चन में गिवन है, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो ये कैश होगा, कितना क्रेडिट हुआ? 9,000. 9,000। अब इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज द अमाउंट विच इज चार्ज क्रेडिटेड टू एसओसीआई। तो 9 + 15 24 - 12 इज इक्वल टू 12,000। ये बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, यानी बॉक्स में। ये 12,000 में इंटरेस्ट इनकम यहां से माइनस करूंगा, लेकिन जितना इंटरेस्ट रिसीव किया है आपने वो आपका ऐड बैक होगा। टैक्स ये कहता है कि इसको इनकम बनाओ, और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज एग्जैक्टली 9,000। तो वही अमाउंट आपके सामने आ गई जो इंटरेस्ट एक्सपेंस में चाहिए। इत्तफाकन आई, डजंट मैटर, ये डिफर भी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ी थी दैट इज आई थिंक डेवलपमेंट कॉस्ट से रिलेटेड करती थी। अच्छा, अब यहां पर वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने डेवलपमेंट रिसर्च कॉस्ट लगाई 30,000 और डेवलपमेंट कॉस्ट लगाई 50,000। अकाउंटिंग में हमारे रूल के मुताबिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है जी कि रिसर्च कॉस्ट, चूंकि IS 38 में से रिलेट करता भी पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन इसको समझ लीजिएगा, रिसर्च कॉस्ट जब भी इनकर होगी वो एक्सपेंस आउट होगी, वो एसओसीआई में ट्रांसफर होगी। और जो डेवलपमेंट कॉस्ट जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी कैपिटलाइज होगी एज एन इनटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बिकॉज कंपनीज पॉलिसी इज टू अमोर्टाइज ओवर 5 years। इसका मतलब हम अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूं। एक रिसर्च कॉस्ट में एक्सपेंस आउट कर चुका हूं, उसको ऐड बैक कर दो, एट रिसर्च कॉस्ट 30,000। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको हमने अमोर्टाइज किया हुआ है, उसको भी ऐड बैक कर दो, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन कितनी होगी? 50,000 का एसेट है जो कैपिटलाइज किया था हमने, यूजफुल लाइफ 5 years थी, लेकिन डेवलप अमोर्टाइजेशन उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। अब डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की अमोर्टाइजेशन आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, उसको रिवर्स कर दो तो ये कितनी अमाउंट आएगी? इसी रूप में 2500 आई थिंक कैलकुलेट होगी, यू कैन कैलकुलेट इट। 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000 इंटू 3/12। अच्छा, ये अकाउंटिंग मैंने रिवर्स कर दिया। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है? टैक्स कहता है जी टैक्स डिसअलाउड 20% ऑफ द R&D। अच्छा, जो टैक्स ने डिसअलाउ किया है, नॉर्मली डिसअलाउड एक्सपेंस आप ऐड बैक करते हो, लेकिन वो तब ऐड बैक करते हो जब आपने रिकॉर्ड किया हो। ये तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और जितना किया था वो रिवर्स कर दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना आपने। लेकिन इससे आगे चलिए, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो बाकी कॉस्ट है, वो स्टैंडर्ड टैक्स अथॉरिटीज ये कहती हैं कि आप इसको कैपिटलाइज करो एंड इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो जरा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स अमोर्टाइजेशन देखो, हमारी जो टोटल कॉस्ट थी, इसकी वर्किंग मैं यहां छोटी सी बना लेता हूं, वर्किंग 2। हमारी जो R&D की जो कॉस्ट है वो टोटल है, दोनों को सम करके 80,000, जिसमें अलाउड कितनी है, यानी अगर मैं डिसअलाउड माइनस कर दूं, 20% टैक्स टोटली डिसअलाउ कर रहा है, जो कि बनती है 16,000। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो अमाउंट आ रही है 64,000, वो टैक्स बिल्कुल अलाउ करता है। वो कहता है जी आप इसको कैपिटलाइज करो, हमने कर दिया टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर टैक्स इसकी एमोर्टाइजेशन भी अलाउ करता है, और वो कहता है कि एमोर्टाइजेशन शैल बी बेस्ड ऑन 4 years डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 16,000। ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमोर्टाइजेशन 16,000 बनेगी। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन जरूर आएगा यहां पर कि जब मैंने अकाउंटिंग की एमोर्टाइजेशन ली तो मैंने 3/12 किया, लेकिन टैक्स की एमोर्टाइजेशन में 3/12 क्यों नहीं किया? ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, टैक्स की जब डेप्रिसिएशन या टैक्स की जब हम एमोर्टाइजेशन लेते हैं तो वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोरेट करने का। वो फुल ईयर की हमेशा एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन आती है, जिसको आप फुल ईयर कन्वेंशन कह लो। इसलिए यहां पर इसको 3/12 नहीं करना। अच्छा, अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के बाद नेक्स्ट मैंने लिखवाया था आई थिंक एग्रीकल्चरल इनकम। सो वो कह रहे जी कि अबव प्रॉफिट में एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड है विच इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उसको माइनस कर दो। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आ गई जी आपकी? हमने कितनी ली थी? 11,000। 11,000 में माइनस कर देता हूं। अच्छा, अब इससे आगे का जो मसला है, इससे आगे क्वेश्चन में डिविडेंड इनकम हमने लिखी थी, जिसको हमने कहा था कि टैक्स अथॉरिटीज इस पे 15% टैक्स लगाती हैं, उसका यहां कुछ नहीं करना बिकॉज वो FTR वाली है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। पहले इस हिस्से को टोटल करते हैं, 25,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 प्लस 2,500। सर ये इंटरेस्ट रिसीव ऐड क्यों किया सर? इंटरेस्ट रिसीव्ड इसलिए ऐड किया है कि टैक्स कहता है कि इंटरेस्ट पर टैक्स तब लगेगा जब एक्चुअली आपको रिसीव होगा कैश बेसिस। सर ये रिसर्च कॉस्ट 30,000 कैसे है ये सर? ये अकाउंटिंग रूल है, जितनी रिसर्च कॉस्ट होती है वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको ऐड बैक किया, रिवर्स करना था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये उसको रिवर्स किया तो ऐड बैक हो गया। इसी तरह इसको प्लस करते हैं, 36 प्लस 12 प्लस 12 16 11 87,000। 87,000। अब ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा, 150,000 प्लस 75 500 माइनस 87,000। $138,500। 138,500, this is known as taxable income। अब इस टैक्सेबल इनकम से मैंने लेस करना है पहले वो इनकम जो सेपरेट ब्लॉक में आती है, जिसको हम फाइनल टैक्स रजीम कहते हैं। टैक्सेबल डिविडेंड इनकम कितनी हमने क्वेश्चन में ली थी सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में? 20,000। 20,000 मैंने लेस कर दिया। अब जो बाकी आपकी टैक्सेबल इनकम है दैट शैल बी एप्लीकेबल टू अ नॉर्मल टैक्स रेट, जिसको एप्लीकेबल टैक्स रेट भी कहते हैं। अब जिस वक्त ये कैलकुलेशन हो गई, अब दूसरे स्टेप पे छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स अच्छा, अब जब करंट टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियसली मैंने इन दोनों पर टैक्स निकालना है। कैलकुलेट तो इस पे होगा लेकिन डायरेक्ट इस पे नहीं निकाल सकता, इसीलिए इसको लेस किया है कि 20,000 पे सेपरेट रेट लगेगा 15%, और जो रिमेनिंग 118,500 है इस पे 30% रेट लगेगा जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है। तो मैं पहले लेता हूं टैक्स ऑन 20,000 एट अ रेट ऑफ 15% which is equal to rupees 3,000
and tax on remaining 118,500। तो आप देख सकते हो कि टोटल टैक्स मैं 138,500 पर ही ले रहा हूं एट अ रेट ऑफ 30%। तो 118,500 का 13% लीजिएगा 35,550 560। इसको ऐड कर लें तो 38,560। दिस इज द करंट टैक्स फॉर द ईयर। सर 35,550 है। सर आपने 550 60 लिखा है, ये 50 है। 50 है। सर ये हमें गिवन होगा कि ये एफटीआर में फॉल करती है इनकम, या हमें खुद जज करना पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल वो बताएगा, क्योंकि उसकी जिस आइटम का सेपरेट रेट दिया होगा वो एफटीआर में आएगी, जिस आइटम का। ओके सर। चाहे टैक्स में वो सेपरेट हो ना हो, ये अकाउंटिंग में मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रहा है बस उसको फॉलो करना है आप। ठीक हो गया यहां तक? अब इससे अगला पोर्शन शुरू करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड टैक्स। इसी एग्जांपल का मैं डेफर्ड टैक्स भी निकालूंगा, अभी नहीं क्योंकि पहले जरा नहीं, उसमें डाटा चेंज करना पड़ेगा तो नया ले लेंगे, इट्स ओके। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एंड हाउ कैलकुलेट इज डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट तो हमने कल पढ़ा था कि इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। मसलन देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरा 150,000, टैक्सेबल प्रॉफिट है 138,500। इन दोनों प्रॉफिट्स के दरमियान डिफरेंसेस आ रहे हैं। इन डिफरेंसेस में कुछ टेम्परेरी डिफरेंस है, कुछ परमानेंट डिफरेंस है। तो जरा मुझे बताते जाइएगा एक एक आइटम देख कर के कौन सा टेम्परेरी है और कौन सा परमानेंट है। तो क्या डेप्रिसिएशन जो है ये टेम्परेरी है, परमानेंट है? टेम्परेरी। टेम्परेरी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किया है, क्या ये डिफरेंस जो आ रहा है इंटरेस्ट का, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? परमानेंट। ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि देखो उसकी रीजन ये है कि हमने भी उतना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जितना टैक्स कह रहा है। फर्क ये है, हमने जो रिकॉर्ड किया वो यहाँ तो डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन किसी एक साल में पूरा हो जाएगा, टैली हो जाएगा, क्योंकि कैश बेसिस पर है। मसलन अगर ये तो खैर ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, अगर जनरली देखो, अगर 5,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है मेरा और पे करूंगा मैं अगले साल, 2019 का एक्सपेंस पे करूंगा 2020 में, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे 2019 में, टैक्स में रिकॉर्ड करेंगे 2020 में। तो डिफरेंस का इसका मतलब फ्यूचर में एडजस्ट हो रहा है, इसको भी हम टेम्परेरी डिफरेंस कहेंगे। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रिसीव्ड की, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी सेम इसी तरीके से ये टेम्परेरी डिफरेंस है। रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट की टेम्परेरी डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर जो 20% अमाउंट आपने डिसअलाउ की है टैक्स ने, वो परमानेंट डिफरेंस है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चरल इनकम आपने रिकॉर्ड की है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये परमानेंट डिफरेंस है। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था कि हर वो डिफरेंस जो किसी भी साल में क्रिएट हो, उसको एडजस्टमेंट हमें फ्यूचर में मिल जाए, उसको हम टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। ऐसा डिफरेंस जो इस साल अराइज हुआ है वो फ्यूचर में एडजस्ट नहीं हो सकता या फ्यूचर में उसका कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसको हम परमानेंट डिफरेंस कहेंगे। टेक द केस ऑफ डिसअलाउड एक्सपेंस, अगर एक एक्सपेंस डिसअलाउ हो चुका है, उसको फ्यूचर में ना मैं अमोर्टाइज कर सकता हूं, ना उस एक्सपेंस को मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर सकता हूं। इसी तरह एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आपकी टैक्स में चूंकि एग्जेम्प्ट है, ये मेरा डिफरेंस इस साल का जो क्रिएट हो रहा है थ्रू एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि अकाउंटिंग में मैं एग्रीकल्चरल इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, टैक्स में मैं एग्रीकल्चरल इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ये फ्यूचर में एडजस्ट नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर में एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स पे करना है। इस डिफरेंस को, ऐसे डिफरेंस को हम परमानेंट डिफरेंस कहते हैं।
But what about the temporary difference? Means any difference that will arise in the current year and will be adjusted or payable in the future. For example, depreciation में accounting depreciation और tax depreciation, accounting amortization, tax amortization में difference जरूर आ रहा है, लेकिन overall एक end of the period दोनों का value zero हो जाएगी, दोनों ही fully depreciate amortize हो जाएंगे. ठीक है. इसी तरीके से अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो अकाउंटिंग में आप अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, टैक्स कहता है आप बिल्कुल इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, जिसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होता है. हम अकाउंटिंग में किसी एक साल में इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी और साल में ट्रांसफर हो रहा होता है. तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिस इज नॉन एज टेम्परेरी डिफरेंस. फिर हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि जितना भी डिफरेंस क्रिएट होता है टेम्परेरी, उस पर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है, और जो परमानेंट डिफरेंस है इस पर किसी किस्म का कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होता. फर्दर ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है वो एसेट भी हो सकता है, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है. अब हम इस डेफर्ड टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी तरफ आता हूं. डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आपने एक रूल याद रखना है, और इसी रूल को मैं लेकर चलूंगा. उसको लिखने से पहले जरा डिफरेंस की तरफ आते हैं. अभी हमने डिफरेंसेस दो किस्म के डिस्कस किए. एक ऐसा डिफरेंस है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी मीन ऐसा डिफरेंस जिसके अगेंस्ट मेरी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए. अब एक मिनट चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है? जी, तो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंसेस हमारे दो किस्म के आएंगे. एक डिफरेंस वो है जिसके अगेंस्ट मुझे टैक्स फ्यूचर में पे करना है, जिसके अगेंस्ट इन अदर वर्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी. एक डिफरेंस वो है जिसके अगेंस्ट मैंने फ्यूचर में टैक्स को एडजस्ट करवाना है, यानी मैं टैक्स ज्यादा पे कर चुका हूं. एक वो डिफरेंस जिसके अगेंस्ट मैंने फ्यूचर में लाइबिलिटी को पे करना होता है, उसको हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसको एब्रीविएशन में हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे TTL, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. एज द नेम सजेस्ट, गौर से देखिएगा,
ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस जिसके अगेंस्ट टैक्स मैंने, जो टैक्सेबल है यानी जिसका टैक्स मैंने फ्यूचर में पे करना है। और दूसरा डिफरेंस होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसको एब्रीविएशन में मैं DTL का नाम दे रहा हूं, DTL। अब इससे भी गौर से देखें, ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस जिसके अगेंस्ट टैक्स फ्यूचर में मैंने डिडक्ट करवाना है, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये दो आगे टैक्सेबल और डिडक्टेबल। जब भी टैक्सेबल डिफरेंस आएगा तो याद रखिएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, और जब भी डिडक्टेबल होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। अब देखो कि किसी भी क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा डिफरेंस होंगे। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होंगे जो टैक्सेबल हैं, कुछ डिफरेंसेस ऐसे होंगे जो डिडक्टेबल हैं। जो टैक्सेबल डिफरेंसेस हैं उसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होगी, जो डिडक्टेबल है उसके अगेंस्ट एसेट क्रिएट होगा। लेकिन अकाउंटिंग में या नेट टू एसेट बनेगा या लायबिलिटी। मिसाल के तौर पे 4 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और 5 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट एसेट क्रिएट हो रहा है। अब इसका जब मैं नेट करता हूं तो लायबिलिटी की अमाउंट एसेट से एक्सीड करती है, तो मैं अकाउंटिंग में सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा, यानी सेट ऑफ करके इसको आपने रिकॉर्ड करना है। अब इसमें डिफरेंसेस के लिए जो रूल है वो मैं लिख रहा हूं, वो लिखते हैं व्हेन द कैरिंग वैल्यू, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन इसी पे बेस करना है। व्हेन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट is greater than its tax base, the difference shall be taxable temporary difference। ये मैं कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा रहा हूं। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस, द डिफरेंस शैल बी टैक्सेबल डिफरेंस, या इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, एसेट ग्रेटर टैक्सेबल। पहले जरा इसको समझ लें। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट आपको पता है क्या होती है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो वैल्यू जो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो उसको हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं। और टैक्स बेस क्या है? टैक्स बेस इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एसेट खरीद रहे हो 100,000 का, टैक्स अकाउंटिंग में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है 16,000, टैक्स कहता है जी इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो 25,000। तो टैक्स के अकाउंटिंग के पॉइंट से कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी? 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 84,000। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट बनेगी 100,000 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। दिस 75 शैल बी नोन एज टैक्स बेस, यानी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू या टैक्स लॉस के मुताबिक जो कैरिंग अमाउंट बनेगी वो टैक्स बेस होगी। अब जरा देखें, जब मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट और टैक्सेबल और टैक्स बेस, अब देखना है इफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन। यहां जरा देखिएगा कि ये 84,000 ग्रेटर देन है 75,000 से, 11,000 का मेरा डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब सवाल ये है कि ये डिफरेंस टैक्सेबल है या ये डिफरेंस डिडक्टेबल। इस रूल को फॉलो कीजिएगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द डिफरेंस शैल बी द टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस डिफरेंस इज टैक्सेबल डिफरेंस, यानी ये 11,000 का डिफरेंस मेरा टैक्सेबल डिफरेंस है।
और अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के अगेंस्ट हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, ये तो एक रूल से अब मैं 4 चीजें कैलकुलेट कर लूंगा। अब देखिए सेकंड में क्या कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन इट्स टैक्स बेस देन द डिफरेंस शैल बी नॉन एज, जी बच्चों क्या आएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी। डिडक्टेबल। आपने सिर्फ इस एक लाइन को माइंड में रखना है, सब कुछ यहीं से निकलता आएगा। अब अगर कैरिंग अमाउंट 84 की बजाय 64 हो जाए, यानी कैरिंग वैल्यू 64,000 है और टैक्स बेस मेरे पास 75,000 है। नाउ द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन इट्स टैक्स बेस, द डिफरेंस ऑफ 11,000 शैल बी डिडक्टेबल। तो ये बात तो समझ में आ गई अब आप लोगों को कि एसेट होगा तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है तो टैक्सेबल डिफरेंस, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कम है तो डिडक्टेबल डिफरेंस। सेम इसी तरह 2 वैल्यूज अब हम लाइबिलिटी की डिस्कस करते हैं। अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस, तो बताइए अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा डिफरेंस आएगा। डिडक्टेबल। गुड, द डिफरेंस शैल बी डिडक्टेबल, क्योंकि देखो एसेट से लाइबिलिटी इनवर्स होती है। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो टैक्सेबल, लाइबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है तो डिडक्टेबल। और इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन इट्स टैक्स बेस, फिर बताओ क्या डिफरेंस बनेगा। टेम्परेरी। टैक्सेबल, गुड। तो बेसिकली यही 4 चीजें आ गई। आप चाहो तो इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो, यानी यहां एसेट और यहां लाइबिलिटी, ये कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस। कैरिंग वैल्यू वर्सेस टैक्स बेस। अगर मैं कहता हूं एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से, तो बताओ डिफरेंस क्या आएगा। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। अगर ग्रेटर होगा तो डिफरेंस आएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट कम होगी टैक्स बेस से, तो डिफरेंस आएगा वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा। लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो डिफरेंस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया। और अगर लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज्यादा है, आपने टैक्स बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चेक करना कि वो ज्यादा है या कम, यू शुड चेक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैरिंग वैल्यू। सो द कैरिंग वैल्यू अगर कम है टैक्स बेस से तो डिफरेंस इज टैक्सेबल डिफरेंस। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई और इस चीज को माइंड में रखोगे तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो सब कुछ मैंने यहीं से लेना है। हाँ, अलबत्ता ये प्रैक्टिस से आपके माइंड में बैठेगी, एकदम ये सारी चीजें नहीं होंगी कि ये अभी मैं करवाऊं और अभी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है। अब इसकी कैलकुलेशन कल मैं करवाऊंगा, आज नहीं करवा रहा क्योंकि अभी शुरू करूंगा तो खत्म नहीं हो सकती, तो लिहाजा कल इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।